एक बात हमेशा याद रखना कि प्रशंसा से कभी पिघलना मत और आलोचनाओं से कभी भी उबलना मत, क्योंकि जो इस धरा पर है, इस धरा पर धरा ही रह जाएगा। आपके साथ कुछ जाने वाला नहीं है, फिर अहंकार किस बात का। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में करेंगे हम 11 जनवरी के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रही है और वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर दिया कीजिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है आप इसको मतलब इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके इन सभी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लीजिए। जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति यानी कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी है, इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद विरोधी समिति है, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। और अगर आप एक नंबर चाहिए तो इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, जो आपका भारत है, इसने अभी हाल ही में 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 1 वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता ग्रहण की है। और ये चीज़ मैंने आपको बहुत पहले 2021 में ही बताया था कि भारत 1 जनवरी 2022 से जो है क्या करेगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जो आतंकवाद रोधी समिति होगी उसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो भारत ने कर भी ली है, और अभी हाल ही में जो है जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसकी आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष भी बना दिए गए। कौन? टी.एस. तिरुमूर्ति। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुकेश अंबानी की जो रिलायंस रिटेल कंपनी है, इसने किस कंपनी में 25.8% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए कुल 200 मिलियन का निवेश किया। तो देखिए, 200 मिलियन डॉलर का निवेश अभी हाल ही में किया गया है डंजो में। याद रखिएगा, मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस रिटेल है, इसने जो है डंजो नाम की एक कंपनी है, कहाँ की? बेंगलुरु की। तो इस कंपनी में कुल 25.8% इसकी हिस्सेदारी खरीदने के लिए कुल 200 मिलियन डॉलर का निवेश किया है इस कंपनी में। देखिए, जो डंजो कंपनी है इसके बारे में जान लीजिए। बाकी रिलायंस रिटेल के बारे में आप जानते ही हैं, मुकेश अंबानी कंपनी है। देखिए, डंजो जो है इसके संस्थापक हैं कबीर विश्वास, अंकुर अग्रवाल, दलवीर सूरी और मुकुंद झा। इन चारों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की थी, और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस बैंक को क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के तहत यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया। तो देखिए, जो आपका यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 है, ये दिया गया है साउथ इंडियन बैंक को। और आपको बता दूं, जो आपका क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी श्रेणी है, इसके तहत ये पुरस्कार इसको मिला है। देखिए, आपको बता दूं, जो आपका यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड है, तो इसमें कई सारे कैटेगरीज हैं। तो एक कैटेगरी आपने जान ली कि क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए साउथ इंडियन बैंक को सम्मानित किया गया है। बाकी जो आपका यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सेलेंस अवार्ड था 2021 का, इसमें बेस्ट कॉग्निटिव ऑटोमेशन के लिए जो EY ग्लोबल डिलीवरी सर्विसेज है और प्राइस वाटर हाउस कूपर्स है, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। और बेस्ट फर्स्ट टाइम ऑटोमेशन के लिए तीजे और सापुर जी पल्लून जी एंड कंपनी को सम्मानित किया गया है। और बेस्ट ऑटोमेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए रेकिट और JSW ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशन को सम्मानित किया गया है। बेस्ट सिटीजन डेवलपर प्रोग्राम के लिए फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और HP इंक को सम्मानित किया गया है। और स्पेशल UPI पाथ रिकॉग्निशन के लिए JSW स्टील लिमिटेड और ओमेगा हेल्थ केयर को सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा कि जो साउथ इंडियन बैंक है, इसको किस कैटेगरी में सम्मानित किया गया है? क्राइसिस फॉर बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड से, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस देश ने 18 साल से छोटी लड़कियों के विवाह पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। देखिए, अभी भारत में भी एक कानून आया था कि अब जो है लड़कियों की शादी की उम्र जो है कितनी होगी? 21 साल होगी। 21 साल से छोटी लड़कियों का जो विवाह होगा, ये जो है गैर कानूनी माना जाएगा, ये बाल विवाह की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन एक कमाल की चौंकाने वाली घटना भी फिलीपींस से आई है। फिलीपींस में जो है 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो 18 साल से छोटी लड़कियों के विवाह पर अभी हाल ही में वहाँ पर कानून बनाकर एक प्रतिबंध लगाया गया है फिलीपींस में। याद रखिएगा, फिलीपींस ने 18 साल से छोटी लड़की के विवाह पर
हाल ही में कानून बनाकर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब जो मैं आपको आंकड़ा देने जा रहा हूँ उसको नोट कर लीजिएगा। देखिए फिलीपींस की सरकार ने जो है इस बाल विवाह पर रोक लगाने वाले कानून को 6 जनवरी 2022 से प्रभावी कर दिया है। यानी कि 6 जनवरी 2022 से ये प्रतिबंध लग गया है कि अब 18 साल से छोटी लड़की का विवाह जो है बाल विवाह माना जाएगा। और अब 18 साल से छोटी लड़की की जो शादी है, ऐसा करने पर मतलब अगर कोई भी व्यक्ति फिलीपींस में 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करवाता है तो ऐसे माँ बाप को अब 12 साल की जेल हो सकती है। और एक आंकड़ा मेरे पास आया है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो फिलीपींस है, फिलीपींस में अब तक हर वर्ष मतलब हर जो है 6 में से एक लड़की की शादी जो है 18 साल की कम उम्र से पहले कर दी जाती है। यानी कि फिलीपींस में 6 में से एक लड़की ऐसी है जिसकी शादी जो है 18 साल से पहले कर दी जाती है। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, यानी जिसको आप यूनिसेफ कहते हैं, इसके आंकड़ों के अनुसार जो नाबालिग लड़कियां हैं फिलीपींस में, इनकी शादी करने के मामले में ये दुनिया के देशों में 12वें स्थान पर है। यानी कि नाबालिग लड़कियों की शादी के मामले में फिलीपींस किस स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। और 6 में से एक लड़की की शादी जो है 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जाती है। देखिए फिलीपींस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिलीपींस की जो लड़कियां होती हैं काफ़ी खूबसूरत होती हैं। वहाँ का क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहाँ के लोग बहुत ही सुंदर दिखते हैं फिलीपींस के, ठीक है। फिलीपींस क्या है, छोटा छोटा मतलब बहुत सारे आइलैंड वाला छोटा छोटा द्वीप जो है उससे बना हुआ है, यानी कि द्वीपीय देश है फिलीपींस। अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रवासी भारतीय दिवस को हम 9 जनवरी को मनाते हैं और ये ऐसा दिवस है जो एग्जामिनर का सबसे फेवरेट दिवस है। लगभग हर परीक्षा में ये पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस को हम 9 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। देखिए आपको बता दूं, जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है, इस दिवस को भारत के विकास में विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं तो उन लोगों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2003 में हुई थी। आपको बता दूं इस दिवस को मनाने के लिए 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि साल 1915 में महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो इसलिए 9 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिएगा। अगला है कि खेलो इंडिया 2022-23 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो देखिए जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित होने वाले हैं 2022-23 की मेजबानी जो है इसकी मध्य प्रदेश को सौंप दी गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में खेलो इंडिया 2022-23 का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में करीब 25 इवेंट आयोजित किए जाएंगे और इस इवेंट में योग, मल्लखम्ब, थांग ता, कलारी या पट्टू और गतका जैसे 5 पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए विश्व हिंदी दिवस को हम मनाते हैं 10 जनवरी को, याद रखिएगा। देखिए भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इन्होंने यूपीए की सरकार में यानी कि कांग्रेस की सरकार में साल 2006 में इस विश्व हिंदी दिवस की घोषणा की थी। देखिए हिंदी के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जान ले कि हिंदी जो है एक फारसी शब्द हिंद से बना हुआ है। यानी कि जो हिंद है इसका मतलब है सिंधु की भूमि। तो सिंधु की भूमि भारत को कहा जाता है। आपने वो गाना सुना होगा, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो उसी में एक शब्द आता है पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, ठीक है। मतलब एक तरीके से गाने में ही पूरे इंडिया का मैपिंग कर दिया गया है, कौन कौन से रीजन्स को मिलाकर इंडिया का निर्माण हुआ है। तो पंजाब, सिंध, ठीक है, तो सिंध भी एक प्लेस था, अभी तो कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। तो हिंदी भाषा को इसका नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है जिसका अर्थ है सिंधु की भूमि। और हिंदी भाषा भारत, त्रिनिदाद, नेपाल, गुयाना, मॉरिशस और अन्य देशों में भी बोली जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं हिंदी बोलूँगा तो मैं गंवार कहा जाऊँगा। तो सुन लो अंग्रेजी बोलने वालों, अंग्रेजी तो बोलो लेकिन अपनी मातृभाषा का भी सम्मान करो, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है बहुत ही यूनिक है, ठीक है। और ये केवल भारत में ही नहीं दुनिया के अन्य देशों में भी बोली जाती है। जैसे आपका त्रिनिदाद हो गया, नेपाल हो गया, गुयाना हो गया, मॉरिशस हो गया। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं। सिंगापुर में भी हिंदी बोली जाती है। तो देखिए सिंगापुर में और मॉरिशस वगैरह में जो है यहाँ पर भोजपुरी भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। नेपाल के लोग बहुत अच्छा भोजपुरी बोलते हैं। मैं तो गया था एक बार नेपाल, वहाँ पे मैंने देखा लोग जो है नेपाली की बजाय जो यूपी से सटे राज्य हैं वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से भोजपुरी बोलते हैं, भोजपुरी गाने सुनते हैं, भोजपुरी में वो लोग खुद प्रोग्राम वगैरह भी करते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा मैंने कई अन्य चीज़ों को रिलेट कर दी। तो 10 जनवरी को ये दिवस मनाया था हर साल, इसको याद रखेगा।
अगला कि हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उर्जित पटेल। आपको जानकर हैरानी होगी, जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग में, ठीक है। तो चीन के बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो है मुख्यालय है, और वहाँ पर काम करने के लिए अब जाएंगे उर्जित पटेल जी। देखिए, उर्जित पटेल ने 5 सितंबर 2016 को जो है रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। तो कि निजी कारणों से उन्होंने तब उसके बाद फिर इस्तीफा दे दिया कुछ दिन काम करने के बाद। उसके बाद फिर जो है आपके आरबीआई के नए गवर्नर कौन बनाए गए? शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं कौन? शक्तिकांत दास। और इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 23वें गवर्नर थे, ये कौन थे? रघुराम जी राजन थे। तो पहले 23वें गवर्नर रघुराम जी राजन थे, 24वें उर्जित पटेल थे, 25वें कौन है? शक्तिकांत दास है। ये क्रम याद रख लीजिएगा जनरल नॉलेज के लिए अपने, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया है? देखिए, अभी हाल ही में ये फोटो काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे। ये फोटो है जब पीएम मोदी पंजाब के दौरे पर गए थे, और कुछ लोगों ने, उपद्रवी लोगों ने जो है रास्ता जाम कर दिया था, ये अपनी रैली में नहीं जा पाए थे। तो इन्हीं सुरक्षा चूकों की जांच के लिए सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी बनाई गई है। और ये सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी जो है, ये 3 सदस्यीय कमेटी है। इसकी अध्यक्षता कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुधीर कुमार सक्सेना करेंगे। इसमें बलबीर सिंह जो कि संयुक्त निदेशक आईबी हैं, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, और सुरेश जो कि आईजी एसपीजी हैं, ये शामिल होंगे। तो जो 3 लोग होंगे इसमें कौन कौन होंगे? सुधीर कुमार सक्सेना होंगे, बलबीर सिंह होंगे, और सुरेश जी होंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में याद रखिएगा कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी। देखिए, इस प्रश्न को एग्जाम में घुमा के भी पूछा जा सकता है कि सुधीर कुमार सक्सेना कमेटी किस चीज़ की जांच से संबंधित है? तो पीएम मोदी के पंजाब दौरे के सुरक्षा चूकों की जांच से संबंधित कमेटी है। अगला कि हाल ही में किसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो देखिए, जो डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार है, ये इस साल प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को दिया जाएगा। और जो प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा है, इनको ये पुरस्कार क्यों दिया जा रहा है? देखिए, वर्तमान में जो आपके प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा हैं, ये मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के तहत जो कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज है, इसमें क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं ये। और जो आपके डॉक्टर सतीश अडिगा हैं, इनको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको आप आईवीएफ कहते हैं, इसके क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट योगदान देने के लिए इनको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार देने की घोषणा हाल ही में की गई है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। तो अधिक से अधिक वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में खबरों में रहा खुंटकट्टी कानून भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश से में लागू है? बताइए। नेक्स्ट है कि जापान ने हाल ही में किस देश के साथ में रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? बताइए। और अगला कि हाल ही में खबरों में रही अटल सुरंग किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? बताइए। देखिए, अटल सुरंग के बारे में मैंने जो यूनिक इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको आप कल का वीडियो देख के जरूर रिवाइज कर डालिएगा। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने तख्त दमदमा साहिबा को सिखों के 5वें तख्त के रूप में मान्यता दी है? बताइए। और अगला कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो हाल ही में सुर्खियों में थी, किस राज्य में स्थित है? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो ये राज्य अपना यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश है। अगला है कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी को वाहने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया? तो देखिए, ये कंपनी आपकी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस है, इसने जो है वाहने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट है कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडियाज ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को धीरेन्द्र झा ने लिखा है। और अगला था कि हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने किस स्थान पर देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? तो देखिए, ये प्लेस आपका गाजियाबाद है। और पांचवा था कि हाल ही में किसे ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का नया महासचिव बनाया गया है? तो इनका नाम क्या है? हैथम अलगिस।
तो इसी प्रश्न के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।